Etiology of cell injury, टी फार्म सेकेंड सेमेस्टर, पैथोफिजियोलॉजी का लेक्चर सेकेंड। सेल इंजरी का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट जो था वो प्रीवियस लेक्चर में कवर अप कर लिया हुआ है। आज का जो सेशन है उसमें हम इटियोलॉजी पढ़ेंगे। जितनी भी सेल इंजरी की ओवरऑल इटियोलॉजी मैं इसी लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। द सेल मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड बाय टू मेजर वेज। को अगर कोई भी सेल है, सेल को अगर हम इंजर्ड करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। या तो वो जेनेटिक कॉज हो सकता है और या तो वो एक्वायर्ड कॉज हो सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जेनेटिक कॉज जो बाय बर्थ होता है, मतलब एज अ फैमिली ट्री जिसे मैं कंसिडर कर सकती, एक फैमिली ट्री की तरह कि अगर हमारे पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसीज़, तो वो आगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स यानी कि अपने बच्चों में भी वो चीज़ ऐसे आती है और ये जो पीरियड है, ये जो ट्री की तरह ये आगे आगे ऑन। वो वाली चीज़ जो हमें बाय बर्थ मिलती है उसमें कुछ भी आ सकता है। लाइक आपका जो जीन है वो एबनॉर्मल हो सकता है या फिर कुछ कोई भी हमारी म्यूटेशन अच्छे से वर्क नहीं करती जो हमें बाय बर्थ ही मिल रहा हो। आफ्टर दैट एक्वायर्ड कोजेस कौन से होते हैं? वो वाले कोर्स जो हमें बाय बर्थ नहीं मिलते, ये ड्यूरिंग लाइफ या फिर ड्यूरिंग लाइफ एक्सपीरियंसेस। हम हमारी लाइफ के ड्यूरिंग जितने भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, कोई भी हमें डिसीज़ होती है या फिर एक डिसीज़ के चलते कोई दूसरी डिसीज़ का हो जाना, ये सब कुछ लाइफ पीरियड में होता है जो हमें बाय बर्थ तो नहीं, इन्वायरमेंट फैक्टर से भी हो सकता है या फिर हमारे लाइफस्टाइल से भी ये चीज़ हमें हो सकती है। जेनेटिक कॉज, एक्वायर्ड कॉज दोनों की आगे फर्दर बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा, लेकिन जेनेटिक कॉज जो है उसका मैं आपको ओवरव्यू आज की क्लास में दे दूँगी। एक्वायर्ड कॉज जो है इसको ब्रीफली पढ़ना है और जेनेटिक कॉज आपके आने वाले और भी जितने मॉड्यूल्स हैं उनमें भी ये चीज़ कवर अप हो। तो जेनेटिक कॉज में क्या है? सच एज डेवलपमेंट डिफेक्ट। आपने हमेशा देखा होगा कि कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनमें कोई अगर प्रॉब्लम हो तो वो बाय बर्थ या फिर वो बच्चों में भी देखी जाती है। अगर मैं बात लूँ, एग्जांपल लूँ एक डायबिटीज़ की, राइट? ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें पेरेंट्स को डायबिटीज़ होती है और वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में भी आ जाती। और तो और ये कुछ ऐसे एरर्स हैं मॉर्फोजेनेसिस जो हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम फिजिकली अपीयरेंस में भी देखें तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लाइक अगर किसी के पेरेंट्स बहुत लंबे हैं, जो कि हम बता सकते हैं, ये और किसी एग्जाम्पल में भी कवर अप हो सकती है। अगर बहुत लंबे पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चे भी बहुत लंबे निकलते हैं कईयों के, और लेकिन कईयों के शॉर्ट भी निकलते हैं। तो ये जो चीज़ है जो बाय बर्थ उनको एज अ मिली हुई है। आफ्टर दैट साइटोजेनिक डिफेक्ट। साइटोजेनिक में आते हैं हमारी जितनी भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, यानी कि हमारे क्रोमोसोम के रिलेटेड। अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूँ तो हमारे कौन से हैं? एक्स वाई, राइट? अभी जो भी 23 इन पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स में, किसी भी तरह की कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है, कोई भी हम एरर हम बोल सकते हैं, कुछ भी आएगा तो वो भी हमें जेनेटिकली ही मिली होगी वो। नेक्स्ट है सिंगल जीन डिफेक्ट और मेंडेलियन सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए हर एक बच्चे को कि ये है क्या। ये सिंड्रोम क्या है? इसमें क्या था कि हमारी बॉडी में जो जीन्स होते हैं उसमें जो सिंगल जीन है वो डिफेक्ट निकलता है। सिंगल जीन इन द सेंस दो जीन्स, उनमें से कोई एक जीन होगा जो एबनॉर्मल निकलेगा या फिर वो डिफेक्टिव निकलेगा। ये था पूरा मेंडेलियन सिंड्रोम। इसको और भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे एलैबोरेट किया गया है, लेकिन अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए मैं इतना ही बता सकती हूँ। इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में एक चीज़ अफेक्टेड निकलती है इस ऑर्डर की तरफ।
कैरियर फादर या मदर, मतलब ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर का ही पार्ट होता है जिसमें एक जीन जो है वो ऑल्टर हो जाता है। क्या बोला मैंने? ऑल्टर हो जाता है, यानी कि कोई डिफेक्शन या फिर कोई भी म्यूटेशन इस चीज़ में हो सकती है। आफ्टर दैट स्टोरेज डिसीज, ये जो चीज़ है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। कई बच्चों में ऐसा होता है उनका मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम नहीं करता है, कुछ खाते पीते बहुत है लेकिन कुछ भी अच्छे से पचता नहीं है, या फिर स्टोरेज उनकी बहुत ज़्यादा वीक होती है, बॉडी में कुछ स्टोर नहीं रह पाता है। ये इनबॉर्न एरर होता है, लाइक जो बच्चे को शुरू से ही एज ए जेनेटिकली ही मिला हो। एंड द लास्ट वन, डिसऑर्डर विद मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेशन। मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो इनहेरिटेशन जो हमें हेरिडिटी की तरह पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। अगर मैं मल्टी की बात करूं तो मतलब मोर देन वन जीन, राइट, मोर देन वन थिंग। मल्टीफैक्टोरियल डिसीज एक्चुअल में है क्या? इसको पॉलीजेनिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। कोई काइंड इन्फॉर्मेशन हम इसे लिख सकते हैं कि ये पॉलीजेनिक डिसऑर्डर होता है। अगर आप पॉली वर्ड समझे तो पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉलीजेनिक डिसऑर्डर जो होता है इसे मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेशन कहा जाता है। और इस चीज़ में क्या होता है, बेसिकली जो जीन है हमारा, मोर देन वन जीन। अगर पॉली है तो मैंने आपको पहले ही बताया है, एक से ज़्यादा, मोर देन वन जीन। मोर देन वन जीन कॉम्बिनेशन करता है, कॉम्बिनेशन इन द सेंस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के, मतलब जीन है हमारे एक से ज़्यादा जीन इन्वायरमेंटल फैक्टर या फिर हमारा जो डेली का लाइफ स्टाइल है उसके साथ कंबाइन करते हैं। गॉट इट? तो मल्टीफैक्टोरियल में एक और चीज़ आ जाती है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे सिकल सेल एनीमिया, ओके, सिकल सेल की डिसीज़ हो सकती है। ऐसे डिसऑर्डर जो मल्टीपल जीन्स के कारण होते हैं और इनमें एडिटिव्स क्या होंगी, जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं इनके साथ ऐड होकर, इनके साथ मिलकर ये सब कुछ एक डिसीज़ की तरह वर्क करते हैं, कॉज करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट फॉर जेनेटिक कोर्स। आगे हम एक्वायर्ड कोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें हेरिडिटी इनहेरिटेंस के थ्रू नहीं मिलते हैं, ये मिलते हैं ड्यूरिंग लाइफ पीरियड, ड्यूरिंग लाइफ टाइम। द एक्वायर्ड कोर्स ऑफ सेल इंजरी फर्दर कैटेगराइज किया गया है 10 टर्म्स में। मैंने वो सारी टर्म्स यहाँ पे मेंशन करी हुई है, आप इनको एज अ देख सकते हैं। और अभी मैं आपको इनका एक एक पर्टिकुलर चीज़ एक एक हेडिंग के साथ सब कुछ क्लियर करूँगी। तो फर्स्ट चीज़ पर आते हैं हाइपॉक्सिया एंड इस्चीमिया। हाइपॉक्सिया अगर वर्ड है तो हाइपॉक्सिया का आपने क्या समझना है, जो O2 लेवल है, O2 लेवल इज डिक्री। देखो पूरी बॉडी है किससे बनी है, सेल या टिश्यू से, राइट, सेल से बनी है, सेल टिश्यू, मैंने कुछ भी लिखा। अगर इन सभी चीज़ों में जो ऑक्सीजन का लेवल है कम हो जाता है तो उस केस में हम बोलेंगे इट कॉज हाइपॉक्सिया। एस्चीमिया का मतलब क्या होता है कि जो आपका ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो ये सेल्स तक नहीं पहुंच, तो सेल एंड टिश्यू जो ब्लड फ्लो है इंटरप्शन आ रही है, ब्लड फ्लो सेल्स या टिश्यू तक प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पा रहा है। अब थोड़ा सा आप कैसे लिखोगे एज अ नोट्स फॉर्म में, वो देखिए। सेल ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़, डिफरेंट टिश्यूज़ के जो सेल होते हैं सभी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, ठीक है। हर एक सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है अगर उन्होंने एनर्जी को जनरेट करना है या फिर किसी भी तरह का हमारी बॉडी में कोई मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करना है। तो अगर उन्हें ये ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो दे कांट परफॉर्म एनी फंक्शन। अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी इस केस में ऑक्सीजन की, और डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन को ही हम क्या बोलते हैं, हाइपॉक्सिया। इन फेलियर टू कैरी आउट दीज एक्टिविटीज बाय द सेल, जो सेल है अगर उनमें ऑक्सीजन या हाइपॉक्सिया हो जाएगा तो वो कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। द लास्ट वन, हाइपॉक्सिया एक मोस्ट कॉमन कॉज है सेल इंजरी का। अगर हमारा सेल इंजर्ड होता है तो उसका जो खास रीजन, बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन रीजन हाइपॉक्सिया होता है। नेक्स्ट कम टू द हाइपॉक्सिया मे रिजल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग 2 वेज। अब हाइपॉक्सिया जो है वो किन दो कारणों से
हो सकता है। द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ हाइपोक्सिक सेल इंजरी इज बाय रिड्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड। या जो मोस्ट कॉमन रीज़न क्या है कि जो हमारी ब्लड की सप्लाई है उसमें इंटरप्शन आना। मैंने अभी आपको पहले ही क्लियर किया, ब्लड फ्लो जो है वो सेल तक नहीं पहुंच पाता, ब्लड फ्लो में इंटरप्शन आती है, उस चीज़ को हम बोलेंगे इस्चीमिया। तो हाइपोक्सिया, अगर देखिए अगर ब्लड ही नहीं पहुंच पाएगा सेल तक और ब्लड में क्या होती है ऑक्सीजन, तो क्या ऑक्सीजन मिल पाएगी टिश्यूज़ को? नो। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन अल्टीमेटली ये हाइपोक्सिया कॉज करे। ये दोनों टर्म्स आपस में जुड़ी हुई है। इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई फ्रॉम कॉजेज अदर देन इंटरप्शन। ब्लड सप्लाई जो है वो इम्पेयर होती है, ये एक मेन रीज़न है इंटरप्शन के अलावा भी। एग्जाम्पल डिसऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग आरबीसीज। ऑक्सीजन में क्या है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी तो डिसऑर्डर हो जाएगा, मतलब एक तरह उनको काम नहीं कर पाएंगे वो। और क्या क्या हो सकता है, हार्ट डिसीजेस, लंग डिसीजेस, या फिर टिश्यू की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर देखो डिमांड कब बढ़ती है, जब उस चीज़ की वैल्यू हो, जब वो चीज़ चलती है और वो चीज़ उसे नहीं मिलेगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, टिश्यू की डिमांड ज़्यादा होगी, अल्टीमेटली टिश्यू को प्रॉब्लम आएगी और इससे ही सेल इंजर्ड होता जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ फिजिकल एजेंट। हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर है, सेकेंड वन इज़ फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट्स में क्या है, फिजिकल एजेंट जो नॉर्मल एजेंट्स हम नॉर्मल लाइफ में भी हम देख सकते हैं वो। फिजिकल एजेंट इन कोजेशन ऑफ डेज आर एज एन। देखो फिजिकल एजेंट्स में बेसिकली क्या होता है, मैकेनिकल ट्रॉमा। मैकेनिकल ट्रॉमा में क्या, कोई रोड एक्सीडेंट, ठीक है। देखो ये फिजिकली कोई चीज़ हैपन हुई है, कोई भी मैकेनिकल ट्रॉमा हो गया, या फिर ऐसे रोड एक्सीडेंट जैसे मैंने बताया, या फिर और भी जितने भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। थर्मल ट्रॉमा, किसी को हीट के कारण कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, या फिर कोल्ड ज़्यादा होने के कारण को कोई ट्रॉमा ऐसा लग गया, वो भी वन ऑफ द रीज़न। आफ्टर दैट या इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक और फिजिकल एजेंट है जिसके कारण से हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। रेडिएशंस के बारे में तो एक कॉमन सी चीज़ है रेडिएशन, जो आपने पढ़ा होगा, यूवी रेडिएशन। या फिर बोलते हैं ना कि फ़ोन को भी अपने आसपास नहीं रखकर, स्पेशली नियर योर बॉडी, क्योंकि उसमें से रेडिएशंस निकलते हैं, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं डिसीज़ कॉज करती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रैपिड चेंज आ जाना, मतलब इन्वायरमेंट में रैपिड चेंज भी कहीं ना कहीं एक बेसिक रीज़न है, बेसिक कॉज है। तो ये कुछ थे जो फिजिकल एजेंट्स में कवर हो। अगर आप फिजिकल एजेंट्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ें, नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको इतना लिखें इतना ही बेटर है, इतना मतलब काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट है। नेक्स्ट वन इज़ द केमिकल एंड ड्रग्स। केमिकल एंड ड्रग्स की वजह से जो सेल इंजर्ड होते हैं, इनमें से कैसी कैसी चीज़, जो भी ड्रग्स हम इनटेक करते हैं उनके कारण से भी सेल इंजरी मतलब हेल्पफुल हो भी जाती है, और कौन कौन सी चीज़ें को ट्रीट करने में भी हेल्प। एन एवर इंक्रीजिंग लिस्ट ऑफ केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग में कॉज सेल इंजरी। कुछ ऐसी लिस्ट है केमिकल एजेंट्स की या ड्रग्स की जो सेल इंजरी कॉज करते हैं। फर्स्ट वन इज केमिकल पॉइजन सच एज साइनाइड, आर्सेनिक और मर्करी। केमिकल पॉइजन अगर ले लेता है, कोई पॉइजन ले लेता है, तो उसके सेल इंजरी कॉज होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड का इंटेक करना, स्ट्रॉन्ग बेसिस खाना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स खाना, उससे भी हमारे सेल इंजरी होते हैं और बाद में हम एंटी एसिड्स लेते हैं या फिर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन इतना ज़्यादा है तो उसके कारण से भी हमें कई स्किन डिसीजेज भी हो जाती है। स्किन डिसीज भी बेसिकली सेल इंजरी का ही एक पार्ट है। इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ऑक्सीजन एट हायर कंसनट्रेशन। देखो ऑक्सीजन की भी एक लिमिट है, ऑक्सीजन हम ह्यूमन बींग्स लेते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर कंसनट्रेशन, ऑक्सीजन का कम होना भी खतरनाक है और ज़्यादा होना। गॉट इट। नेक्स्ट इज द माइक्रोबियल एजेंट।
माइक्रोबियल एजेंट्स में क्या है, ऐसे माइक्रोब जिनको आप बेसिकली देख नहीं सकते लेकिन आपको वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं सेल इंजरी। उनमें फर्स्ट चीज़ बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ एंड अदर पैरासाइट। पैरासाइट्स के बारे में आपको पता होगा, ऐसा जो हमारी बॉडी में हमारे हैंड या फिर किसी भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में जाते हैं, हमने कुछ गंदा खा लिया या कुछ अफेक्टेड खा लिया, उसके कारण हमारे अंदर जाते हैं और हमारा सिस्टम को वीक कर देते हैं, और जितना भी हम खाना खाते हैं वो सारा ये खा जाते हैं, और इसलिए हमारी बॉडी का सिस्टम जो है वो वीक पड़ता जाता है। ये सब कुछ माइक्रोबियल एजेंट्स में आता है जो सेल इंजरी कॉज करने में हेल्पफुल है, तो हमें सेल इंजरी नहीं करवानी। नेक्स्ट इज द इम्यूनोलॉजिक एजेंट्स। इम्यूनोलॉजिक एजेंट्स, इम्यूनिटी सबसे पहले एक बहुत ज़्यादा डबल एज वर्ड है। आपको पता होगा इम्यूनिटी है तो सब बॉडी, कोरोना वायरस जब हुआ था तब भी इम्यूनिटी को बहुत प्रेफरेंस से ऊपर इम्यूनिटी का वर्ड यूज होता था, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखे। तो इसका मेन रीज़न क्या था, क्योंकि इम्यूनिटी ही है जो हमारी बॉडी को ऐसे प्रोटेक्ट कर। इम्यूनिटी इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। ये क्या है, डबल एज्ड स्वॉर्ड है। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट द होस्ट, यानी कि हमें प्रोटेक्ट करती है बहुत सारी इससे, बहुत सारी इन्फेक्शन से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें से जो हमें सेल इंजरी कॉज कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो गई, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस हो गई, या फिर ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज जो हमारे खुद ही इम्यून सिस्टम में चीज़ जनरेट हो जाती है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आपने पढ़ी होगी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में बेसिकली होता क्या है, जितने भी कोई चीज़ हाइपर वर्ड है तो आप याद रखें ज़्यादा होना, गॉट इट। तो हाइपर सेंसिटिविटी में बेसिकली क्या होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है किसी भी एंटीजन के लिए, वो हमें रैशेज, इसके एक इम्यून रिस्पॉन्स करता है किसी भी एंटीजन के लिए, जिससे क्या होता है, रैशेज होते हैं, इचिंग होती है, मतलब रैशेज, इचिंग, ऐसी आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती। मैं आपको हिंट के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, रैशेज, रैशेज भी तो भी होंगे ना अगर आपके सेल इंजर्ड हुए हैं, रैशेज, इचिंग, ये सारी चीज़ें को मिलती है अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सिस्टम है, इम्यून रिस्पॉन्स है एंटीजन। नेक्स्ट इज द एनाफाइलैक्टिक। एनाफाइलैक्टिक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन जिन्हें हम बोल सकते हैं। एनाफाइलैक्टिक शॉक भी होते हैं, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस भी होती हैं। इनमें स्वेयर हम बोल सकते हैं, स्वेयर वर्ड यूज़ करते हैं। स्वेयर एलर्जिक रिएक्शंस हैं जो सेकंड्स और मिनट में हो जाती हैं, ओके, और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है। तो बी नोटेड दैट ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है एनाफाइलैक्टिक। आप इनके बारे में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होती है और ये बहुत ज़्यादा ही सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है। आपने देखा होगा कईयों को बहुत ज़्यादा फेस पे रिएक्शन होती है या फिर उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा रिएक्शन होते हैं, रिंग वॉर्म्स होते हैं या फिर कुछ और भी, कितनी भी रिएक्शन की अलग अलग टाइप के, एलर्जीज भी अलग अलग टाइप की। ऑटो इम्यून डिसीज़ के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दी हूँ। तो नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल डी अरेंजमेंट। देखो भाई, ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि शुरू से बच्चों को बताया जाता है, खिलाया जाता है प्रोटीन या वैक्सीन, और पोलियो का भी आपको पता है, पोलियो भी दी जाती है हमें, ऐसे कोई डिसीज। ज़्यादा भूखा रहना, ज़्यादा खाना, दोनों ही अनबैलेंस होते हैं, तो एक बैलेंस फूड लेना चाहिए। डेफिशिएंसी जो होती है, एक्सेस या फिर या तो आप में न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है या तो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है, ये दोनों चीज़ें ही इम्बैलेंस है। बट इट सब कुछ बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए तो आपकी बॉडी ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी चीज़ हो रही है, बेसिक आपको सेल इंजरी ही कॉज करे। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज में क्या होता है, मे बी ड्यू टू ओवरऑल डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, या तो हो सकता है आपकी बॉडी में ओवरऑल डेफिशिएंसी, स्टारवेशन, एग्जाम्पल स्टारवेशन, भूख बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन फिर भी क्या होता है, आपके न्यूट्रिएंट्स कवर अप नहीं होते या तो बहुत ज़्यादा कमी आती। प्रोटीन कैलोरीज हो गया, अगर तो देखो न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो स्टारवेशन एक एग्जाम्पल है उसका। अगर प्रोटीन कैलोरी है तो मेरास्मस रोग होता है या फिर क्वाशियोर्कर रोग हो सकता
अगर मिनरल्स है तो एनीमिया या फिर कोई भी एलिमेंट की कमी है बॉडी में तो एनीमिया वगैरह चीज़ें हो जाती। न्यूट्रिशनल एक्सेस, अभी देखो अगर डेफिशिएंसी एक प्रॉब्लम है तो एक्सेस भी एक प्रॉब्लम है। एक्सेस में क्या होता है, सोसाइटीज रिजल्टिंग इन ओबेसिटी, या न्यूट्रिशनल में क्या होता है बेसिकली, आप जो भी चीज़ें खाते हैं, ओके, मोटापा आ जाता है या फिर आपका हार्ट रेट, हार्ट डिसीजेस, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, ऐसी चीज़ें। तो ज़्यादा न्यूट्रिशन भी बुरा है, न्यूट्रिशन का कम होना भी बुरा है। नेक्स्ट पार्ट इज एजिंग। एजिंग में क्या होता है, सेलुलर, अभी एजिंग आप वो वाला वर्ड मत समझिएगा। एजिंग में क्या होता है, आपने ये चीज़ काफ़ी सुनी कि हमारी जो स्किन होती है उनको सेल जो है वो डेड पड़ जाते हैं। सिमिलरली एजिंग जो है, देखो सेल की भी एक एज होती है, सेल को भी नरिश रखना पड़ता है, बॉडी सेल, स्किन सेल, सभी चीज़ों को नरिश करके रखना पड़ता है, क्योंकि जो सेल है उसकी भी एक एबिलिटी है, एक फंक्शन परफॉर्म करने की। सेल अगर डैमेज होते हैं तो उनको रिपेयर करना पड़ता है, अगर सेल प्रॉपरली डैमेज हो गया तो उसकी सेल डेथ हो जाती है, मतलब किसी भी इंडिविजुअल की नहीं, सेल डेथ, एक पर्टिकुलर सेल की डेथ हो जाती है। तो ये भी सब कुछ एजिंग में आ जाता है अगर आप अपनी केयर नहीं करते बॉडी सेल्स। अच्छे से न्यूट्रिशन पूरा खाओ, जो भी हमारी स्किन के लिए अच्छा है वो सब कुछ करना चाहिए, सेल को रिपेयर करने के लिए जो भी हेल्दी फूड खाना चाहिए। ये सब कुछ एजिंग के रिगार्डिंग था। नेक्स्ट इज साइकोजेनिक डिसीज। साइकोजेनिक डिसीज कौन सी होती है? साइको, ये वर्ड कॉमन है, बहुत सुना होगा, मूवीज में भी, सीरियल्स में भी। देयर आर नो स्पेसिफिक बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। देखो इसमें आपको कोई ज़्यादा, कोई इसमें दिखने वाला इतना ज़्यादा केमिकली या फिर मॉर्फोलॉजिकली कोई चेंज नहीं दिखता है। कॉमन मेंटल डिसीज हम जिसे बोल सकते हैं, ये मेंटल स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, किसी तरह का कोई स्ट्रेन है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, कोई टेंशन, ज़्यादा वर्क है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम सबसे बेस्ट डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, बहुत सारी ऐसी होती है जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनसे क्या होता है कि लिवर डैमेज हो जाता है, बहुत सारी ऑर्गन डिसीज ही हो जाती है, लंग कैंसर हो जाता है, जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, पेप्टिक अल्सर्स हो जाता है, बीपी का बढ़ जाना या फिर हार्ट, ब्लड हाई प्रॉपर्ली ना जा पाना, ये सब कुछ साइकोजेनिक इसमें होता है। ये ज़्यादातर होती है चीज़ साइको लेवल पे, लाइक जब आपका मेंटली आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते, मेंटली जब आप डिप्रेस्ड हो जाते उस टाइम जो बॉडी है वो आपका साथ देना बंद कर देती है। इसीलिए बोला जाता है कि मेंटल हेल्थ को अच्छा रखें, कोई मेंटल स्ट्रेस ना ले ज़्यादा, दिमाग को अगर आप कंट्रोल कर रहे हो, अपने दिमाग को से रख रहे हो, गुड मेंटल हेल्थ की बॉडी भी आप मेंटल हेल्थ ही चलती है, आपका ब्रेन कमांड करता है बॉडी, तो अपनी मेंटल हेल्थ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अच्छी मेंटल हेल्थ रखे, अच्छा सोचे, पॉजिटिव। द नेक्स्ट वन इज, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एट्रोजेनिक कॉज। एट्रोजेनिक कॉज में क्या होता है, इसे हिपोक्रेटिक कॉज। देखो हिपोक्रेट्स के बारे में मैंने आपको सबसे, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी पैथोफिजियोलॉजी की, उसमें मैंने ये चीज़ कवर अप करवाई हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो देखें। देखो उसमें मैंने हिपोक्रेट्स के बारे में बताया, उनकी एक ओथ थी, ओथ आपको पता होना चाहिए क्या है। ओथ एक बेसिकली किसी ने एक कसम खाई हो, एक टोटल जो एक दिया हुआ है, एक लाइन जो सब मानते हैं, एवरी फिजिशियन इज बाउंड नॉट टू डू or administer anything that cause harm to the patient. There are some disease as well death attribute. एट्रोजेनिक कॉज में मैं आपको समझाती हूँ। हिपोक्रेटिक ओथ क्या थी, इसमें बेसिकली होता क्या है, कोई भी डिसीज होती है या फिर डेथ होती है किसी भी एरर के कारण, अब वो एरर कौन करता है, कोई भी फिजिशियन। देखो आपको कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर की जो जजमेंट थी या डॉक्टर की जो रिपोर्ट थी उनमें एरर हो गया, और जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी, जो फिजिशियन ने आपके टेस्ट लिखे, जो मेडिसिन थी वो आपको प्रॉपर नहीं मिली,
आपके डिसीज़ के अकॉर्डिंग नहीं मिली, और जो मिलनी चाहिए थी वो तो चलो मिली ही नहीं। उस कारण से फॉर द फॉल्ट ऑफ फिजिशियन, इसके कारण भी गलत मेडिसिन लेने से या फिर कोई ऐसी रेडिएशन या फिर कोई ऐसी थेरेपी लेने से एक पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाती है, या फिर उसकी डिसीज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसीलिए एक हिपोक्रेटिक होता है कि हर एक फिजिशियन जो है इज बाउंड नॉट टू डू और एडमिनिस्टर एनीथिंग। एक फिजिशियन है वो कोई भी चीज़ एडमिनिस्टर करने के लिए बाउंड नहीं है दैट जो हार्म करे पेशेंट। कुछ डिसीजेस ऐसी होती है जो डेथ कॉज करती है, एट्रीब्यूट जिसको बोलते हैं एट्रोजेनिक। इसमें फिजिशियन को भी कहीं ना कहीं पता होता है, लेकिन कभी कभी ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि डिसीज हुई है या फिर डेथ हुई है, एरर इन जजमेंट बाय द एक फिजिशियन जो था वो जजमेंट नहीं कर पाया कि इस पेशेंट को कौन सी डिसीज थी और उन्होंने मेडिसिन कोई और दे दी हो। इस चीज़ के कारण ये चीज़ होती है जिसको हम एट्रोजन। नेक्स्ट इज आइडियोपैथिक। आइडियोपैथिक डिसीज क्या है? आइडियोपैथिक का मीन्स क्या होता है? अननोन। देखो स्टिल ऐसी बहुत सारी डिसीज है जिनका आज तक कारण नहीं पता लगा कि ये क्यों होती है, किस कारण से। मोस्ट एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है जो आइडियोपैथिक होती है, और हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन कॉज है आइडियोपैथिक डिसीज, जिसमें हमें नहीं पता होता कि बेसिकली इसके पीछे रीज़न क्या है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, ये क्यों हो रही है, जिसका मतलब रीज़न अभी तक अनडिटर्मिन्ड है। एग्जाम्पल के लिए हाइपरटेंशन एक इडियोपैथिक या फिर एक असेंशियल चीज़ है। और स्टिल एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन आपने सुना होगा, कैंसर। कैंसर का भी कारण अभी तक अननोन है, इसको भी अच्छे से नहीं जाना गया, स्टिल इनकम्प्लीटली, मतलब इसको प्रॉपरली हमें कैंसर का भी रीज़न नहीं पता, जितना पता है लेकिन कंप्लीट फॉर्म के बारे में नहीं पता। लास्ट जो दो थी जैसे एट्रोजेनिक कोज और इडियोपैथिक कोज, ये आपने फर्स्ट टाइम ही सुने होंगे। एट्रोजेनिक कोज दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, वो वाले जो फिजिशियन की बाय मिस्टेक या फिर जजमेंट के कारण होता है, और इडियोपैथिक कोज जिनके कॉज अभी तक पता नहीं है। एंड जितना हमने आज पढ़ा, जितने सभी के सभी 10 पॉइंट है, और ये सब कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स में ही कवर हो रहा है। ये सारा था इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। तो आई होप आपको ये सेशन क्लियर होगा। किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।